हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। बट दिस टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे यूनाइटेड विद आवर इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज विद आवर इंडियन आर्म फोर्सेस। अब एक आर्मी वेटरन है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लो। उनसे जब ANI के साथ में इंटरव्यू हो रहा था रिसेंटली, तो उन्होंने बोला कि जो आप न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी बता रहे हो, हालांकि ये चीज़ होने वाली नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, मतलब उसकी कोई ज्योग्राफी नहीं बचेगी। अब सिर्फ इस न्यूज़ के ऊपर बात करूं तो ये सही चीज़ नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम जो भी एनालिसिस है उसके बारे में भी बात करता हुआ मैं नजर आऊंगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं लाना चाहेगा इस वॉर को जहां पे आपको न्यूक्लियर वॉर देखने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान के पास में वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है इन न्यूक्लियर वेपन्स को एब्जॉर्ब करने की। उसके बारे में मैं आगे बात करता हुआ नजर आऊंगा। और ऐसे जब भी इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात की जाती है, चाहे से आप बालाकोट स्ट्राइक के बारे में बात कर लो, पुलवामा अटैक के बाद में जो हुई थी, कारगिल वॉर जब हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, हर टाइम ये पॉसिबिलिटी बाहर निकल के आती है, बट ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी पॉसिबिलिटी निकल के आती है, और स्पेशली मान लीजिए कि न्यूक्लियर वॉर होती है, तो आपको देखने को मिलेगा कि मिलियंस की तादाद में लोग अपनी जान गंवाएंगे और उसके बहुत सारे रेपरकशंस आपको देखने को मिलेंगे। फूड शॉर्टेज होगी, रेफ्यूजी क्राइसिस होगी, इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, लोग इनफर्टाइल हो जाएंगे। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एंड इवन अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होती है जो लगभग मान लीजिए एक हफ्ते से कम भी चलती है, तो आपको देखने को मिलेगा 50 से 125 मिलियन लोग जो है वो अपनी जान गंवाते हुए नजर आएंगे। अगर मैं इस टोल की बात करूं, इस नंबर की बात करूं, तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो 6 साल तक चली थी उससे ज्यादा डेथ टोल आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब यही चीज आर्मी वेटरन ANI के साथ जब इंटरव्यू कर रहे थे उसके बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से अभी सिचुएशन फोल्ड आउट हो रही है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या फिर हमारी जो आर्म फोर्सेज है, इवन जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, वो कहीं भी न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करते, ना न्यूक्लियर वॉर के बारे में हिंट देते हुए नजर आते हैं। बट वहीं पर जब आप पाकिस्तान की साइड से बात करेंगे तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो, पाकिस्तान की लीडरशिप में जो लोग हों, वो हमेशा कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो न्यूक्लियर वॉर का झांसा देती हुई नजर आती है, जिससे कि वो डेटरेंस क्रिएट कर पाए। यानी कि वो ये कह पाए कि अगर आपने हमारे ऊपर एस्केलेशन करने की सोची, आपने हमारे ऊपर अटैक करने की सोची, तो हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम भी आपके ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं और आपको तबाह कर सकते हैं। और ऐसा ही अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात कही। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जिसके बारे में मैं बात करता हुआ नजर आता हूं, यह है कि पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। पहली ये चीज समझिए कि जो न्यूक्लियर वॉर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। कोई चांसेस नहीं है उसके होने के। उसके पीछे काफी सारे डिप्लोमेटिक रीजंस हैं, काफी लॉज भी हैं और इवन काफी सारे कॉमन सेंसिकल पॉइंट्स भी हैं, जिसके बारे में मैं आपके बारे में बात करूंगा। पहली चीज है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी कि मान लीजिए जैसे इंडिया तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानता है, यानी कि हम अपनी तरफ से आगे से, यानी पहले तरफ से हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स। हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हुए नजर आएंगे पहले, राइट। बट अगर हम पे अटैक होता है तो डेफिनेटली वी हैव गॉट द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिसके तहत हम अटैक कर सकते हैं। और हमारे पास में तो न्यूक्लियर ट्राइड है, यानी कि हम हवा से, पानी से और इवन जमीन से, तीनों तरफ से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। उसे हम न्यूक्लियर ट्राइड कहते हैं। बट पाकिस्तान ऐसा कोई कदम लेता है तो अल्टीमेटली आपको समझना पड़ेगा पाकिस्तान की ज्योग्राफी बहुत लिमिटेड है, और जो भी उनके मेजर अर्बन सेंटर्स हैं वो सिर्फ 6 टाउन्स या 6 सिटीज में लोकेटेड है, जो कि उनको पूरी तरीके से वाइप आउट कर देगा। वहीं पे इंडिया जो है वो कंप्लीटली, जो अगर उनके ऊपर फर्स्ट स्ट्राइक होती है तो उसको एब्जॉर्ब तो कर लेगी, बट बहुत ज्यादा बड़ा लॉस होगा। मतलब लोगों की जान जाएगी, आने वाली जनरेशन तक आपको देखने को मिलेगा लोग इनफर्टाइल रहेंगे, फूड शॉर्टेजेस हो जाएगी, इकोनॉमी पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी। इसीलिए जब दोनों कंट्रीज ऐसा कोई स्टेप लेती हैं तो दोनों कंट्रीज में हमें डिस्ट्रक्शन और आप बोल सकते हो कि तबाही देखने को मिलेगी। तो पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा, मतलब पहला रीजन है कि वो अटैक नहीं होगा। दूसरा रीजन है न्यूक्लियर डेटरेंस। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को सिर्फ डेटरेंस के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि सिर्फ धमकाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन कोई नेशन हम पे प्लान करने की सोचे तो उसको यह पता हो कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हालांकि उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट हाँ, एज ए डेटरेंस उसका इस्तेमाल करते हुए हम पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बात करी। तो ये दो रीजंस थे जो मैं बात कर रहा था। तीसरा अगर मैं आपको बात करूं
तो आपको पता है कि जितने भी नेशंस हैं, स्पेशली जो न्यूक्लियर वेपन नेशंस हैं, उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली लगातार सर्विलेंस देखने को मिलता है सैटेलाइट के थ्रू। तो अगर कभी भी उनको ऐसी इमेजेस निकल के आई कि हाँ न्यूक्लियर वेपन जो है स्ट्राइक करने की तैयारी की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेजर नेशंस हैं, यूएस है, रशिया है, चाइना है और जो बाकी और पावर्स हैं, वो डिप्लोमेटिकली इंटरवीन करना चाहेंगी इंडिया और पाकिस्तान में, और जो कि अभी कर भी रही हैं। वो सब ये कह रहे हैं कि डीएस्केलेट कर लो, डीएस्केलेट कर लो। अगर वहां तक बात पहुंच जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज नहीं होगी। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर स्ट्राइक या फिर न्यूक्लियर वॉर आपको नहीं देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से ये जो बेसलेस है और केयरलेस, लापरवाह कमेंट जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और स्पेशली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर करते हुए नजर आते हैं, इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी स्क्रिप्टें लिखती है इनकी पाकिस्तान की मिलिट्री। जब इनकी स्क्रिप्ट नहीं जाती तब ये कुछ ना कुछ बोलने लग जाते हैं अपने ही लेवल पे। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी पब्लिक को इतना अवेयर नहीं कराया जा रहा कि अगर ऐसा होता है तो आपके साथ में क्या होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोगों को यह पता चले कि अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक हो, अगर न्यूक्लियर वेपन का अटैक हो, तो अल्टीमेटली उनकी सारी जनरेशन खत्म हो जाएगी, पूरी की पूरी तरीके से वो निस्तनाबूद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है लोग भी नहीं चाहेंगे। इसलिए जब न्यूक्लियर वॉर की बात की जाती है तो दोनों तरफ से वहां के लोग भी ये चीज नहीं चाहते हैं, और ये सारी चीज हमें देखने को मिलती है। बट इंपॉर्टेंट यह है कि इवन दो इंडिया जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करती है कि भैया हम आप पे पहले अटैक नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप तैयारी करने लग जाओ और हमें पता चल जाए तो हम बैठ के वेट करेंगे, ये इनका कहना है। और इस तरीके से आपको कपलिंग और मीटिंग देखने को मिलेगी। जब मैं कपलिंग और मीटिंग की बात करता हूं तो आपको एक चीज समझनी रहेगी, सेफ्टी पर्पज से क्या होता है, न्यूक्लियर वेपन्स को सेपरेटली स्टोर किया जाता है। मतलब मिसाइल को अलग जगह स्टोर किया जाएगा, न्यूक्लियर वॉरहेड को अलग स्टोर किया जाएगा। मतलब मिसाइल जो है उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाता है और फिर उस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जिससे कि ये न्यूक्लियर अटैक प्लान किया जाता है। जब ये दोनों को दोनों कंबाइन किए जाएं, यानी मिसाइल के ऊपर आपने न्यूक्लियर वॉरहेड लगा दिया, तो दैट इज कपलिंग और मीटिंग। तो ये सारी चीजें आप सैटेलाइट इमेजेस से पता लगा सकते हो, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से पता लगा सकते हो, और अगर ऐसा होता है तो हम ऑब्वियस सी बात है अवेयर हो जाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली हम अपने आप को बचाने के लिए आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि जैसे ही आपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट किया हमारी तरफ लॉन्च करने के लिए, तो वी विल कंसिडर इट एज अ फर्स्ट स्ट्राइक सो दैट वी कैन प्रिवेंट अवर मासेस, राइट। अब मैं जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर रहा था उसके बारे में बात करता हूं। जब आप पूरी इंडिया की ज्योग्राफी देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की ज्योग्राफी आप कश्मीर से कन्याकुमारी है, फिर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश है, तो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। और ऑब्वियस सी बात है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर हम पे अटैक होंगे तो अल्टीमेटली क्या नाम है हमारे यहाँ पे नुकसान नहीं होंगे, जैसे इकोनॉमिक लॉसेज हों, लाइव्स के लॉसेज हों, इकोनॉमिकली हम नीचे चले जाएं, डिप्लोमेटिकली भी हमें आइसोलेट किया जा सकता है, राइट। बट जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं तो इनके 6-7 सेंटर्स हैं जहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन है, और इनकी आप देखोगे ये जो बॉर्डर लग रही है यहाँ से लेकर आपके बलूचिस्तान तक है, फिर उसके बाद में यहाँ से आप खैबर पख्तूनवा से लोगे तो फिर ग्वादर पोर्ट तक है। यही इनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो हमें देखने को मिलती है, इसलिए पाकिस्तान तो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा। अब आगे और रीजन बताता हूं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाती है, न्यूक्लियर वेपन हो जाते हैं, तो इनके ऊपर बाकी कंट्रीज के द्वारा सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, इनको ज्योग्राफिकली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ये कंट्रीज की इकोनॉमी है या फिर जिस तरीके से इनका राइज हो रहा है वो आगे ग्रो नहीं होगा। और स्पेशली किसके लिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए इंडिया कभी भी ऐसा कदम नहीं लेगा, और इवन पाकिस्तान भी ये चीज़ को जानता है कि हम नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी वैसे ही इकोनॉमी डिप्लोमेटिकली ज्योग्राफिकली वो हर तरीके से आइसोलेटेड है, राइट। चाहे वो ईरान की तरफ से देख लो, अफगानिस्तान की तरफ से देख लो, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे खैबर पख्तूनवा में टीटीपी हो, बलूचिस्तान में आपके बलोच लिबरेशन आर्मी फाइटर्स हो। अब जब मैं बात करता हूं आगे कि भैया कौन कौन से ऐसे लॉज हैं, देखो यूनाइटेड नेशन चार्टर भी ये कहता है कि आप फोर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे किसी और नेशन को थ्रेटन करने के लिए, एंड इवन न्यूक्लियर वेपन्स का तो आप इस्तेमाल नहीं करोगे बिकॉज इनका जो इंपैक्ट होता है वो डिसप्रपोर्शनेट होता है। यानी कि आपने अटैक किया तो आपको नहीं पता है कि कितना इसको इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, एंड ऑब्वियस बात है ये इनह्यूमन है, आपको यूज नहीं करना चाहिए। फिर हमारे शिमला एग्रीमेंट भी हैं, लाहौर एग्रीमेंट भी हैं, जिसके थ्रू देखो शिमला एग्रीमेंट तो रद्द हो चुका है, लेकिन ये एग्रीमेंट इसलिए बनाए गए थे कि आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो आप पीसफुली सॉल्व कर सको, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आपके कम्युनिकेशन ओपन रहे। ये सारी चीजें इसके लिए थी। और फिर उसके बाद में एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों कंट्री साफ साफ ये कहती हैं कि हम आपके एक दूसरे की कंट्री के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक नहीं करेंगे। इसलिए आपको पता है 1992 से हम हर साल न्यूक्लियर फैसिलिटीज की जो लिस्ट है, जैसे वो इंडिया हो पाकिस्तान में हो, उसको एक्सचेंज करते हुए पाए जाते हैं। और यही चीज रिफ्लेक्ट होती है जिस तरीके से अभी यूनाइटेड स्टेट्स के जो वाइस प्रेसिडेंट है वैंस, उन्होंने
उन्होंने इंडिया पाकिस्तान टेंशन में कहा कि ये जो वॉर चल रही है दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि यूएस ने कहा कि ना तो हम इंडिया को कंट्रोल करते हैं, ना पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आर्म्स को छोड़े, ना इंडिया अपने आर्म्स को छोड़े, बट हमारा मकसद ये है कि जो भी टेंशन चल रही है उसको डी एस्केलेट किया जाए, बिकॉज इंपॉर्टेंट ये है दो न्यूक्लियर पावर्स एक साथ भिड़ रही हैं और ऐसी चीज जो है एक मेजर कंफ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो चीज हम नहीं करना चाहेंगे। सेम चीज यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, वहां के जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो है उन्होंने भी ऐसी चीज़ कही। और जब आपको देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के जब टेंशन एस्केलेट हो रहे थे तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को इन्फॉर्म भी की गई है और उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के साथ में भी इस चीज़ के बारे में बात करते हुए नजर आए हैं। और ये नहीं चाहते कि अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली बात है ये एक ब्रॉडर रीजनल वॉर बन जाएगी एंड गॉड फॉरबिड दोनों के दोनों न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट अगर होता है तो दैट विल बी अ वरीड थिंग फॉर अस। बट अल्टीमेटली जिस तरीके से डिप्लोमेसी काम करती है ऐसी चीज़ें नहीं होंगी एंड ऑब्वियसली राइट नाउ वी डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन। तो अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स का वाइस प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ऑब्वियसली अगर आप पास से भी कंपेयर करेंगे, कभी भी स्ट्राइक करी हो, कभी भी कारगिल वॉर हुई, कुछ भी हुआ, तो अल्टीमेटली ये चीजें हमें नहीं देखने को मिली है। अब आप बोलेंगे कारगिल वॉर से पहले क्या था, क्योंकि 1971 के वॉर के बाद में ही हम एक न्यूक्लियर स्टेट बने थे और उसी आर्म्स रेस के तहत पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट बनता हुआ नजर आता है। जब मैं इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता हूं, जो कि एक ग्लोबल कोएलिशन है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करना चाहता है, उसके तहत अगर आप देखोगे तो कंट्रीज अप्रॉक्सीमेटली 91.4 बिलियन डॉलर्स न्यूक्लियर वेपन्स पे लगाती है, जिसमें इंडिया 2.7 एंड पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर लगाता हुआ नजर आता है। अब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो 1974 में करवाया गया था। अगर आपको पता है कि कहां करवाया था तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा। और 1998 में वो 5 ऐसे टेस्ट करवाते हैं जिसके बाद में न्यूक्लियर वेपन स्टेट करते हैं और उसके बाद में पाकिस्तान को एक डर बैठ जाता है और एक आर्म्स रेस के तहत क्या नाम है, पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट को शॉर्टली करता है 1998 में और ये भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाता है और तब से ये दोनों आपस में आर्म्स रेस में लगे हैं, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होता है। अब इसके पीछे एक कंसेप्ट होता है सिक्योरिटी डायलेमा का, यानी कि अगर एक नेशन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, उसमें आर्म्स, एम्यूनेशंस, वेपन्स, डिफेंस सिस्टम ये सारे धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है या खरीद रहा है, तो दूसरे नेशन को ये लगता है कि अगर ये नेशन अपने आप को इतना डिफेंस वाइज केपेबल बनाता जाएगा, मजबूत बनाता जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर खतरा होता है और उस सिक्योरिटी डायलेमा के चक्कर में ये आर्म्स रेस आपको देखने को मिलती है। और वैसा ही बाकी सारे नेशंस में भी होता है और वो इंडिया पाकिस्तान में भी होता हुआ नजर आया है। लेकिन जब मैं कंपैरिजन करता हूं न्यूक्लियर वॉरहेड्स का, तो मैंने पहले भी बताया कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि अराउंड 180 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं हमारे ऊपर, जो कि हम मिसाइल के ऊपर लगाते हैं, और पाकिस्तान में अराउंड ये कहा जाता है कि इट इज अराउंड 170। तो हमारे क्या है, न्यूक्लियर कैरियर एयरक्राफ्ट्स भी हैं, लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स भी है, सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स भी है। इसी के बेसिस पे कह रहा था कि वी हैव ए न्यूक्लियर ट्राइड, कि हम हवा से, जमीन से और पानी से, तीनों से हम जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, बट वहीं पे पाकिस्तान नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के पास में कोई भी सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स अभी है नहीं और बाकी जो हमारे स्टोर्ड वॉरहेड्स हैं वो 28 हैं और इनके पास में ये नंबर हमें देखने को मिलता है। इसी में न्यूक्लियर कैरियर एयरक्राफ्ट में मिराज, जगुआर, रफाल हैं, लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल में अग्नि, पृथ्वी ये हैं, सी बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल में ये हैं। ये सारा डेटा है जो मैं पहले भी अपने आप इसमें कवर कर चुका हूं। तो ये सारी सिचुएशन थी। तो हालांकि जिस तरीके से पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और डिफेंस मिनिस्टर न्यूक्लियर वॉर की हिंट देते हैं, बट इट इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली, जो मैं बात कर चुका हूं। एंड इवन अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो पाकिस्तान विल बी वाइप्ड आउट फर्स्ट। बट अगेन मैंने जो रीजंस आपको बताए, चाहे वो इंटरनेशनल लॉज हों, ह्यूमैनिटेरियन लॉज हों, या इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो, या फिर एक जो कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स होते हैं, उन सारों को डिस्कस करने के बाद में यही निष्कर्ष आता है कि वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी न्यूक्लियर वॉर। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड एंड दैट इज माई प्रेडिक्शन। सो होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और एक साल के अंदर आप अपने कोर्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 17,999 के अंदर। इसमें आपको कुछ मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा, जिसमें कि आपको 3 महीना 6 महीने मिल सकता है, और ये सिर्फ 10 मई के लिए है। तो आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, हमने 80 प्लस सिलेक्शन दिए हैं 2024 के पेपर के अंदर। वैसे ही अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे 2 साल 3 साल की तैयारी करनी है, तो आप 2 और 3 साल के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज YUVI50, जिससे कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और इससे आप अपनी जर्नी को और इफेक्टिव और स्मूथ बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज टाइम। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड प्लीज एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप नोटिफाई कीजिए, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन आती रहे एंड आप इंटरनेशनल रिलेशन में क्या घट रहा है, किस तरीके से घट रहा है, क्योंकि एट द एंड सिर्फ न्यूज़ बताना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। आपको एनालिसिस करना बताना ज़रूरी है, लोगों तक बातें पहुंचाना ज़रूरी है और उनको समझाना ज़रूरी है, राइट। न्यूज़ तो वो न्यूज़ चैनल्स, हालांकि अभी तो न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं कर सकता क्योंकि न्यूज़ चैनल्स भी अभी बहुत सारे फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर। अगेन जय हिंद, जय भारत।